और जो भी सभी जुड़ जाओ एक बार, वेलकम टू लो। एक बार सभी जुड़ जाओ। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। आज आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है भैया, ये आपका सेकंड पेपर होता है बीएससी थर्ड ईयर में। ठीक है, राम राम जी, आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ। तो भैया आपका बीएससी फाइनल ईयर में ये आपका सेकंड पेपर होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी कंपटीशन क्लासेस में भी काम आती है। तो अच्छे से सभी को एक बार लेक्चर देखना है और अच्छे से चीज़ें सीखनी है। मैं एक बार सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करूँगा और सिलेबस डिस्कस करने के बाद एक बार इनके वन बाय वन कुछ टॉपिक्स देखना स्टार्ट करेंगे। आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी। ठीक है, आ जाओ भी सभी एक बार जुड़ जाओ और एक बार बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को। ठीक है, आज एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं गणेश जी भगवान जी का नाम लेकर। तो आप सभी एक बार जुड़ जाओ और आज एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भैया। तो आपकी आज एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। 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 ठीक है, ठोस ठोस अवस्था, ठोस अवस्था तथा नाभिकीय भौतिकी इस सीरीज का नाम है। नई बुक का नाम है भैया आपका नाभिकीय भौतिकी। तो ये हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। राम राम जी, राम राम जी, आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ। ठीक है भाई, आप सभी एक बार जुड़ जाओ और सभी एक बार अपनी तरफ से एक बार थंब कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले अगर सही आ रही हो तो आप सभी को। एक बार अपनी तरफ से सभी स्टूडेंट थंब कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, जो भी ये आपकी क्लास चल करेगी आपको वीडियो सेक्शन में फोल्डर के साथ में इनके नोट्स जो मैं आपको करा रहा हूँ, साथ साथ आपकी ये पीडीएफ आपके स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में मिला करेंगे। ठीक है भाई, आज के बाद से आपके, और इस बात एक खास बात और रहेगी इस बार, आपको साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस रह करेंगे साथ साथ इस बुक की प्रैक्टिस कराए जा करेंगे। जैसा आपकी पुरानी बुक में क्या हुआ था, थोड़ा मतलब आपको पीडीएफ भी नहीं मिल पाए थे और आपको मतलब साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। लेकिन हम इस वाली बुक में और अगले वाली बुक में वे सारी चीजें डिस्कस करेंगे ध्यान से भाई। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो अपनी तरफ से और फिर स्टार्ट करते हैं। और इस वाली फिजिक्स में भी हमारे भैया, इस वाली फिजिक्स में ही हमारे वही सेम यूनिट है। हमें इसमें 4 यूनिट पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट पढ़नी है, यूनिट सेकंड पढ़नी है, यूनिट थर्ड पढ़नी है और यूनिट 4 पढ़नी है। और इसमें यूनिट 4 पढ़नी है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस वाली बुक में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे भैया। ठीक है, और आपके जो 50 मार्क्स के रहेंगे, जो 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा भाई? ईच क्वेश्चन हो जाएगा भाई हमारा 1.5 मार्क्स का। कितने नंबर का? ठीक है भैया। और एक बात और बता दूं, जिस किसी स्टूडेंट की थोड़ी केमिस्ट्री जो आप पढ़ के आए हो, थोड़ा केमिस्ट्री का भी चीजें इसमें रिलेट करके पढ़ेंगे हम। और जो हमारी चीजें जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा वीक है, उनको वे सारी चीजें हम डिस्कस कराएंगे इसमें। ठीक है भैया।
तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया हमारा इस वाली बुक का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है भैया, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इस वाली बुक का। अच्छा, एक और बता दूं आपको, यो बीएससी फाइनल ईयर में, ये बीएससी फाइनल ईयर में आपकी बीएससी फाइनल ईयर में ये आपकी सेकंड बुक रहने वाली है भैया। ये सेकंड पेपर रहने वाला है, सेकंड पेपर रहने वाला है। ठीक है, सेकंड पेपर रहने वाला है ये आपका। ठीक है, तो आपको साथ साथ अब जो है क्लास नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, आपको साथ साथ क्लास नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट पीडीएफ के स्टडी मटेरियल सेक्शन में से अपने वो लेते रहेंगे नोट्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले आज सिलेबस डिस्कस कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर सिलेबस के बाद अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में देख लेते हैं भैया, हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। तो हमारा सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया यूनिट फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे भैया। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले? यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। और यूनिट फर्स्ट में हमारे कितने चैप्टर रहेंगे? यूनिट फर्स्ट में हमारे 3 चैप्टर रहेंगे भैया। पहला हमारा चैप्टर का नाम रहेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना। और इसमें जो आप दूसरी चीज पढ़ने वाले हो, यूनिट फर्स्ट में आप दूसरा टॉपिक जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस, इसे बोलते हैं भैया हम क्रिस्टल विवर्तन। क्रिस्टल विवर्तन, क्रिस्टल विवर्तन तथा व्युत्क्रमण जालक। व्युत्क्रमण जालक। तो यूनिट फर्स्ट में हमें ये 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं अच्छे तरीके से भैया। ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट सेकंड देखते हैं भैया। यूनिट सेकंड में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेगी भैया। तो यूनिट सेकंड में कुछ ज्यादा टॉपिक है, तो इसके यूनिट फर्स्ट के जो इसके मुकाबले में पहला इसमें टॉपिक पढ़ना है यूनिट सेकंड में हमें क्रिस्टल बाइंडिंग। क्रिस्टल बाइंडिंग पढ़ना है। ठीक है भैया, और हिंदी में इसे बोलते हैं क्रिस्टलों में बंधन। क्रिस्टलों में बंधन। ठीक है, दूसरा इसमें हमें पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक इसमें हमें डिस्कस करना है भैया लेटिस वाइब्रेशन। लेटिस वाइब्रेशन यानी कि जालक कंपन। जालक कंपन। और तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है भैया हमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। धातुओं का धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो तीसरा ये पढ़ना है इसमें हमें। ठीक है भैया, और चौथा में पढ़ना भैया इसमें, चौथा में पढ़ना बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठोसों में या ठोसों का बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत। और इसमें
जो पांचवा टॉपिक हमें पढ़ना है भैया, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। अर्धचालकों में चालन, ठीक है भैया। कुछ ये टॉपिक हमें सेकंड यूनिट में डिस्कस करने हैं भैया, ठीक है। एक बार सभी नोट कर लेंगे। एक बार ये सभी टॉपिक नोट कर लेंगे। एक बार सभी सिलेबस नोट करने के बाद थंब कर देंगे भैया। एक बार सभी सिलेबस नोट करने के बाद थंब कर देंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सिलेबस नोट करने के बाद सभी स्टूडेंट थंब कर देंगे। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का सिलेबस है भैया इसका। आपको ये सभी आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा भैया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और देख लेते हैं भैया यूनिट थर्ड में हमें क्या कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। यूनिट थर्ड में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो इसमें यूनिट थर्ड में भैया हमें पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है इसमें जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, जनरल प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि नाभिकों के व्यापक गुण, नाभिकों के व्यापक गुण, व्यापक गुण। यूनिट थर्ड में हमें भैया ये डिस्कस करना है। और सेकंड टॉपिक इसमें डिस्कस करना है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिक के बल। ठीक है भैया। और तीसरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल यानी कि नाभिक के मॉडल, कि न्यूक्लियर मॉडल कौन कौन से हैं। तो ये यूनिट थोड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपकी, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। और इसमें आपने थोड़ा सा टच पढ़ भी रखा होगा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी यानी कि नाभिक के प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता।
ठीक है भैया। और इसमें पांचवा टॉपिक पढ़ना है हमें, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा डिके, एंड गामा डिके। ठीक है भैया। और ये है हमारा अल्फा, अल्फा बीटा तथा गामा 6, गामा 6, ये टॉपिक पढ़ना है। तो ये टॉपिक हमारे हो जाते हैं यूनिट 3 के। ठीक है भैया। अब देख लेते हैं यूनिट 4 के कौन कौन से टॉपिक है। यूनिट 4 भी इसी के साथ जुड़ी हुई है भैया। तो इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, ठीक है भैया। और दूसरा इसमें टॉपिक पढ़ना हमें नाभिकीय विखंडन, या पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं भैया, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। इसे बोलते हैं भैया नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। ठीक है भैया। और तीसरा टॉपिक है भैया हमारा एक्सीलेटर, एक्सीलेटर एंड डिडक्टर, एक्सीलेटर एंड डिडक्टर, त्वरित्र, त्वरित्र तथा संसूचक। ठीक है भैया। चौथा हमें जो इसमें देखना है वो इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स एंड गामा रे विद मैटर, विद मैटर, यानी कि इसे बोलते हैं हम आवेशित, आवेशित, आवेशित कणों तथा गामा कणों की तरफ से, तरफ से अनोन्य क्रिया, अनोन्य क्रिया। ठीक है भैया। और पांचवा टॉपिक है इसमें हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसे बोलते हैं हम मूलकण। ठीक है। तो ये आपका यूनिट 3 और 4 का सिलेबस है, एक बार सभी थप कर देंगे। ठीक है भैया, एक बार सभी थंब कर देंगे सिलेबस नोट करने के बाद। सिलेबस नोट करने के बाद सभी स्टूडेंट थंब कर देंगे भैया।
एक बार सभी स्टूडेंट सिलेबस नोट करने के बाद सभी थंब कर देंगे, मुझे पता लग जाए आप सभी ने नोट कर लिया। ठीक है भैया, ये वाला हमें टॉपिक अब हम देखते हैं भैया। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। और यूनिट फर्स्ट में जो हम टॉपिक ले लेते हैं, इसे बोलते हैं हम टॉपिक, सबसे पहला हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना। तो क्रिस्टल संरचना को समझने से पहले हमें कुछ एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। वो बेसिक कंसेप्ट अगर मैं आपसे कहने लगूं कि हमारा जो मैटर होते हैं, जो हमारे मैटर होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, वे हम 12th क्लास में पढ़ गए हैं भैया। 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होते हैं। एक इस वाले पार्ट में, आप इस वाले फर्स्ट को कहते हो मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आप इसमें बोलते हो, ठीक है भैया। लेकिन एक आप तीसरी चौथी स्टेट होती है हमारी प्लाज्मा, और 5वीं स्टेट होती है हमारी बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है भैया। ये हमारी कुछ स्टेट होती है। और सभी स्टूडेंट एक बार सबसे पहले ये बताएंगे भैया कि सॉलिड के बारे में कितने स्टूडेंटों ने पढ़ रखा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में कितने स्टूडेंटों ने पढ़ रखा है भाई। एक बार सभी थंब करके बताए कितने स्टूडेंटों ने इन सब के बारे में पढ़ रखा है भैया। अगर हिंदी में बात कर लगो इसे, ठोस, द्रव, गैस, गैस, प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन संगणन। तो जल्दी से बताओ आपने कितनी स्टेट के बारे में पढ़ रखा, कमेंट करके। एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे आपने कितनी स्टेट के बारे में पढ़ रखा। ठीक है भाई। तो किसी भी मैटर की कितनी स्टेट होती है भैया, 5 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है। कौन कौन सी आप सभी ने नोट कर भी लिया होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भैया सॉलिड के बारे में, क्योंकि ये वाली जो हमारी बुक का नाम ही सॉलिड है, तो पहले सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। इतने खास क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक या दो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, सबसे पहले अपना टॉपिक देख लेते हैं भैया सॉलिड। सॉलिड क्या होता है। सॉलिड, ठोस,
अगर मैं आपसे बात कर लगूं सॉलिड के बारे में, तो आप कहोगे कुछ सॉलिड इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। मान लो इसके सॉलिड के अंदर जो हमारे एटम्स रहेंगे वे बिल्कुल पास पास में मिलकर रहेंगे, बिल्कुल भी कोई भी फ्री स्पेस इनके बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलकर रहेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से रहेंगे भाई। इस तरीके से दिखाई देगी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो सकता है भैया, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है भैया, वे बहुत पास पास में होते हैं, नियरली नियरली अरेंज, बिल्कुल पास पास में रहते हैं। क्या इनके बीच की कोई डिस्टेंस होती होगी भैया? तो आप कहोगे इंटर इनके बीच की कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो इंट्रा मोलिकुलर डिस्टेंस, मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है भैया, बहुत लेस, वेरी लेस। यानी कि अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी, दूरी कैसी होती है इसमें? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, और जो ये पार्टिकल है, एटम है, सॉलिड के पार्टिकल एटम है, सॉलिड के जितने भी पार्टिकल हैं या एटम है या फिर हमारे मॉलिक्यूल हैं, अणु है, परमाणु है, इनके बीच में हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत स्ट्रांगली होता है। अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है? आकर्षण बल कैसा होता है भैया? आकर्षण बल कैसा होता है? स्ट्रांगली, मजबूत होता है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, बहुत मजबूत रहा होगा। अगला पॉइंट, यदि किसी भी सॉलिड को आप टेम्परेचर देते हो, किसी भी सॉलिड को आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो, इसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हो किसी भी सॉलिड पे, तो इसके एटम के जो पार्टिकल है वो सॉरी जो सॉलिड के एटम है या फिर मॉलिक्यूल जो है या फिर पार्टिकल जो है, ठीक है भाई, यानी कि परमाणु, सॉलिड के जो परमाणु हैं, अणु हैं, ठीक है भैया, या कण हैं, वे क्या करते हैं? वे अपने स्थान से हटते नहीं है, वाइब्रेट करते हैं अपने स्थान पर आने के बाद, वाइब्रेट यानी कि कंपन करते हैं। क्या करते हैं भैया? कंपन करते हैं। एक बार सभी नोट कर लेंगे यहाँ तक की बात को, और नोट करते ही सभी स्टूडेंट हम कर देंगे। नोट करने के बाद सभी स्टूडेंट एक बार थंब कर देंगे भैया।
चलो भाई आगे देखते हैं। अब अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है हमारा लिक्विड। लिक्विड इसे बोलते हैं द्रव। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पिछले वाले की बात करने लगूं, ये देख लगो, इसमें एक चीज और बताओ मुझे, एक बार सभी बताएंगे, क्या इसका, जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं, क्या उसका वॉल्यूम फिक्स होता है? जल्दी से बताओ, जितने भी सॉलिड होते हैं क्या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है? कमेंट करके बताएंगे भैया। जितने भी सॉलिड होते हैं क्या उनका आयतन फिक्स होता है? जल्दी से बताओ, यस नो। जितने भी क्या सॉलिड होते हैं क्या उनका वॉल्यूम फिक्स होता है? तो जितने भी सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम कैसा होता है भैया? फिक्स होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है भैया? निश्चित होता है। और जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप भी कैसी होती है भैया? शेप भी कैसी होती है, आकार भी कैसा होता है, वो भी फिक्स होता है। वो भी क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है भैया, ये वाले पॉइंट भी एक बार नोट कर लो सभी। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है भाई, एक बार सभी नोट करने के बाद हम कर देंगे। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें एक बात और बताओ, यदि मैं किसी भी सॉलिड को, यदि मैं किसी भी सॉलिड है, सपोज करो मेरे पास ये कोई सॉलिड है और मैं इसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराता हूँ, टेम्परेचर या हीट देता हूँ, तो कौन सी चीज, मतलब सॉलिड के पार्टिकलों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी से बताओ। टेम्परेचर देने का सॉलिड पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉलिड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा भैया? आप कहोगे जब किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो भैया इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इंटर स्पेसिंग या अंतरा आणविक दूरी, डिस्टेंस कैसी बढ़ेगी घटेगी? कमेंट करके बताओ भैया। हमेशा बढ़ेगी, यानी कि अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी बढ़ेगी। और इसका जो ये हमारे पास इसके बीच का फोर्स है वो कैसा होगा? फोर्स कैसा हो जाएगा? वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, वीक। जब किसी भी सॉलिड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, उसका इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी और इसके बीच का जो फोर्स है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपने सही बताया कि इसमें वाइब्रेशन होने लग जाता है हीट देने पे। वो तब है, वाइब्रेशन तब होगा इसमें जैसे अगर हम कम हीट प्रोवाइड करें। जब ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो अपने स्थान से ये पार्टिकल दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी और उसके बीच लगने वाला फोर्स जो है वीक हो जाएगा। यानी कि सॉलिड में ज्यादा टेम्परेचर या हीट होना बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है, वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को बिगाड़ देता है। एक बार नोट कर लो सभी। एक बार सभी ने नोट कर लिया हो तो सभी एक बार थंब कर देंगे भैया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं भैया हम गैस को। या इससे पहले लिक्विड को देख लो भैया। दूसरे नंबर पे था हमारा लिक्विड, और लिक्विड में लिक्विड बोलते हैं भैया द्रव अवस्था को। ठीक है, इसके कुछ पॉइंटों को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे कहने लगूं, जो कुछ लिक्विड इस तरीके से होता है, मतलब ज्यादा पास भी नहीं होते, ज्यादा दूर भी नहीं होते, मतलब हाँ थोड़ा बहुत गैप पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा गैप पाया जाता है इनके बीच में। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाएगा आपको। इस तरीके से। तो इससे पहला पॉइंट ये आपको ये पता लगता है कि भैया इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इसमें इंटर स्पेसिंग, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस किससे ज्यादा होगी? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सॉलिड। यानी कि अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी ठोसों से ज्यादा होती है, ठोसों से ज्यादा होती है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहने लगूं दूसरा पॉइंट, क्या जो इसमें लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक होता है भैया, वीक कंपेयर टू, कंपेयर टू सॉलिड। यानी कि सॉलिड का मजबूत होता है। ठीक है भैया। आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोसों से, ठोसों से कम होता है। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे कहने लगूं, जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं, जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं उनमें वॉल्यूम कैसा होता है, और जल्दी से बताएंगे शेप कैसी होती है, आयतन कैसा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम कैसा होता है और आकृति कैसी होती है भैया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया सभी स्टूडेंट कि लिक्विड में वॉल्यूम और शेप कैसी होती है। मैं एक बार आपके कमेंट देखना चाहूंगा भैया, लिक्विड में हमारे वॉल्यूम और शेप कैसी होती है। सभी कमेंट करके बताओ भैया, क्या चेंज होती है, वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम कैसा होता है भैया? तो आप कहोगे वॉल्यूम होता है इसमें फिक्स, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन शेप कैसी होती है, चेंज होती है। जो भैया इसकी आकृति होती है वो बदलती है। आप किसी भी मतलब ग्लास में, यदि आप किसी भी गिलास में, इसका एक एग्जांपल बताता हूं, आप किसी भी गिलास में, यदि किसी भी गिलास में आप टू 200 ml वाटर डालते हो, 200 ml वाटर डालते हो, तो एक बात बताओ भैया, इसका वॉल्यूम तो आप चाहे, आप सपोज करो आप एक भिगोने में लेते हो, इसी वाटर को भिगोने में लेते हो, आप किसी भी बोतल वगैरह में लेते हो। ठीक है भैया,
200 तो इसमें भी उतना ही था, इसमें भी 200 ml ही आएगा। इसमें डाल दोगे इसी में भी 200 ml रहेगा, तो इसमें डाल दोगे इसमें भी 200 ml आएगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम तो इसका सेम रह जा रहा है। वॉल्यूम कैसा रह जा रहा है भैया, सेम रह जा रहा है। लेकिन आप देख रहे होगे कि जब इस वाटर को इसमें डाला तो इसकी शेप ले ली, इसमें डाला तो इसकी शेप ले ली, इसमें डाला तो इसकी शेप ले ली। ठीक है, वॉल्यूम कैसा हो जा रहा है भैया, सेम हो जा रहा है। वॉल्यूम कैसा हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। लेकिन शेप कैसी हो जा रही है, शेप चेंज हो जा रही है। ठीक है भैया, जल्दी बताओ। शेप चेंज होगी, बहुत बढ़िया, सही बताया भैया। एक बार सभी नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, आपने सभी ने सही बताया। ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे सभी, और नोट करने के बाद भैया थंब कर दो। ये आपका बेसिक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आप सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो इस वजह से बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसमें से कुछ इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको आगे लिए जब आप कंपटीशन करते हो वहां पे पूछ ले आते हो, और जहां पर आप यहाँ भी आप पेपर देते हो सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ भी आपको पूछ ले आता है। पर ये जनरल टर्म से आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको साथ साथ आ रही है तो बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, गैस को देख लेते हैं भैया एक बार। गैसेस स्टेट को देख लेता हूं एक बार। तो भैया इसमें जितने भी हमारे पास मोलिक्यूल, एटम या कोई भी पार्टिकल होते होंगे वो काफी दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। यानी कि इनके बीच की इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस कैसी रहेगी भैया, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस कैसी रहती है, बहुत ज्यादा होती है। अंतराणविक दूरी कैसी रहती है भैया इनकी, अंतरा आणविक दूरी कैसी रहती है इसकी, बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, और जो ये पार्टिकल में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो भी काफी कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स काफी कम होता है। कैसा रहता है भैया, लेस रहता है, बहुत कम। अच्छा, सभी कमेंट करके जल्दी से बताओ वॉल्यूम और शेप कैसी रहती है इसमें। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे भैया वॉल्यूम और शेप कैसी रहती है। जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे भैया कि गैस में वॉल्यूम और शेप कैसी रहती है भैया, उसका आयतन और आकृति कैसी रहती है। दोनों चेंज रहती है भैया, बहुत बढ़िया। दोनों बदलती है, फिक्स नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है भैया, इसका वॉल्यूम भी चेंज रहता है और शेप भी कैसी रहती है, चेंज रहती है। गैसेस स्टेट हमेशा फ्री अवस्था में रहना चाहेगी। तो जो भी हमारी गैस है वो कैसे फ्री स्टेट में रहना चाहेगी, फ्री स्टेट भी बोल देते हैं भैया इसे। ठीक है, फ्री स्टेट होने के कारण इनका वॉल्यूम कितना ही ज्यादा हो सकता है, कितना ही कम हो सकता है, और शेप तो आप मेंटेन नहीं कर सकते इसकी। ठीक है भैया, आप शेप तो इसकी मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये चीज नोट कर लेंगे आप।
आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। एक बार सभी थंब कर दो भैया। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट थंब कर दो और हम फोर्थ स्टेट पे चलते हैं आप अपनी। ठीक है भाई, चलते हैं अपने अगली अगली स्टेट है हमारी। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है भैया, किसी भी मैटर की फोर स्टेट कौन सी होती है, तो किसी भी मैटर की फोर स्टेट होती है भैया प्लाज्मा। ये आपसे पूछ लिया भी जाता है कि आपकी फोर्थ स्टेट कौन सी होती है भैया, प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। ठीक है भाई, प्लाज्मा आप सभी ने किस प्रकार से देखा होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। बहुत ज्यादा मोर एक्साइटेड जो चीज मिलेगी वो प्लाज्मा होगी। बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है वो, बहुत उत्तेजित। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाने के कारण इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसके पार्टिकलों में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो गैस आयोनाइज्ड होते हैं। गैस आयनीकृत। अगर कुछ कुछ अगर कुछ कुछ देखने में आपसे कहा जा लगा कि प्लाज्मा देखने में स्टेट कैसी होती है, तो गैस गैस जो आयोनाइज्ड हो जाती है, कुछ पार्टिकल गैस के द्वारा आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। ये बहुत ज्यादा मोर एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है भैया इसमें। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भैया जो हमारे तारे होते हैं वे किस स्टेट के कारण चमकते हैं, तो आपको बताना प्लाज्मा के कारण। जो स्टार शाइनिंग करते हैं, जो स्टारों में चमक होती है वो प्लाज्मा की होती है। जो स्टार शाइनिंग करते हैं, जो स्टार चमकते हैं यानी कि तारे जो चमकते हैं, वे किस कारण चमकते हैं, प्लाज्मा की स्टेट के कारण। ठीक है भैया। अगर कोई आपसे पूछने लगे अगर कोई आपसे पूछने लगे कि इस पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट पाई जाती है, मैंने पूछा आपसे अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे, तो आप क्या कहोगे, वाटर पाई जाती है। वाटर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो आप क्या कहोगे, यानी कि लिक्विड स्टेट पाई जाती है। लेकिन यदि आपसे बोला जावे कि इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे यूनिवर्स में कौन सी स्टेट पाई जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कौन सी स्टेट पाई जाती है, तो आप कहोगे प्लाज्मा ही एक ऐसी स्टेट है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भैया स्टार रहते हैं। तो स्टार सबसे ज्यादा है, तारा अगर आपसे कहा जाए लोगों सबसे बड़ा स्टार कौन सा है संसार का, तो आप कहोगे सन ही है, जो हमें अभी तक पता है। लेकिन सन से भी ज्यादा स्टार, सन से भी ज्यादा गुना बड़े स्टार जो देखे गए हैं, जो बताया हुआ साइंटिस्टों ने, ऐसे हैं। तो इस वजह से स्टार में जो चमक आती है वो किस कारण आते हैं, प्लाज्मा के कारण आती है। ठीक है भैया, तो ये चीज होती है, एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बार सभी थंब कर देंगे। अगर एक वर्ड में आपको प्लाज्मा को बताना हो तो गैस आयोनाइज्ड स्टेट, गैस आयोनाइज्ड स्टेट। अगर एक वर्ड में आपको प्लाज्मा को बताना है किसी को,
यानी कि गैस की आयनीकृत अवस्था को ही क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। मोर एक्साइटेड का मतलब है ये बहुत तेजी से, मतलब अपनी स्टेट वो बदलता रहता है, लोअर एनर्जी से तुरंत हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी से तुरंत लोअर एनर्जी में, बहुत तेजी से। मतलब कहने का मतलब है ये लोअर एनर्जी स्टेट में और हायर एनर्जी स्टेट ऊपर है, तो बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। ठीक है भैया। बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार सभी थंब कर दो और लास्ट देखते हैं। लास्ट देखते हैं भैया। पांचवी जो स्टेट होती है हमारी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये पांचवी स्टेट है भैया। फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसाइजेशन, यानी कि बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन संगणन। ठीक है भैया। एक भारतीय साइंटिस्ट थे, जल्दी स्टूडेंट बताएंगे उनका पूरा नाम क्या था भैया? एक भारत के साइंटिस्ट थे, एस एन बोस। एस एन बोस, उन्होंने मिलके और आइंस्टीन ने मिलके एक नई स्टेट का बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है। यानी कि इसका इन्हों का पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है भैया। इन्होंने क्या करा था, एयर की मान लो कोई डेंसिटी होती होगी, यानी कि जो हमारी एयर पाई जाती है वायु के घनत्व से, वायु के घनत्व की, वायु के घनत्व से भी 1 लाख गुना कम घनत्व वाली, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स लो डेंसिटी की गैस को, यानी कि वायु जो होती है हमारी नॉर्मल जो एयर होती है उसकी डेंसिटी से 1 लाख गुना कम डेंसिटी की, कम घनत्व वाली गैस को, कम घनत्व वाली गैस को क्या कर दिया उन्होंने, बहुत लो टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया। लो टेम्परेचर देके क्या कर दिया, ऐसे ठंडा कर दिया। क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। तो जो एक न्यू स्टेट मिली हमें, जो हमें एक न्यू स्टेट मिली, इसे क्या बोला जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसाइजेशन कह सकते हैं। जैसे आपने सभी ने देखा होगा 1000 किलो पन्नी को यदि मैं जला दूं तो वो थोड़ी सी स्टेट हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से एयर की डेंसिटी से 1 लाख गुना कम वाली बहुत हल्की गैस को क्या करा, ठंडा कर दिया। और ठंडा करने के बाद जो हमें एक मिली नई स्टेट, उसे बोल दिया हमने बोस आइंस्टीन कंडेंसाइजेशन। जल्दी बताओ, आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई? जैसे आपने 1 लाख गुना, मान लो 1 लाख पन्नी, 1 लाख किलो पन्नी को लेकर और उसे जला दिया तो वो थोड़ी सी ना स्टेट बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो स्टेट बनी थी उसे बोल दिया पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसाइजेशन। जल्दी बताओ यहाँ तक का आपको बेसिक कंसेप्ट आज का क्लास आपको कैसी लगी? जल्दी बताओ भैया। ठीक है, कल से आपका सिलेबस जो आपका मेंशन कराया था मैंने, उस सिलेबस की आपकी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है भैया, ये आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट था। तो एक बार सभी स्टूडेंट हम कर देंगे भैया। तो आज आपको आई होप सभी को, जितनी भी हमारी स्टेट होती है, अब इन पांचों स्टेट में से हमें कौन सी स्टेट पढ़नी है? इन पांचों स्टेट में से हमें सॉलिड स्टेट पढ़नी है सबसे पहले वाले नंबर की। तो उस कुछ वो स्टेट चलेगी कल हमारी कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, नाम ही इसका सॉलिड है। तो इन पांचों में से कौन सी स्टेट चलेगी भैया? सॉलिड स्टेट चलेगी। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। सभी को ये पीडीएफ और वीडियो आपके बिल्कुल फोल्डर में साथ साथ मिलेगी और साथ साथ में आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा। ठीक है भैया।
तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्री राधे कृष्ण भाई।